गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 यूनिट में हम 4 चैप्टर अपने जो हैं वह समाप्त कर चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है, देखिए पहली बात हमारी जो 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट हमारी क्या है? संसाधन तथा स्थित पोषणीय विकास। जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे संसाधन हैं और स्थित पोषणीय विकास। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें जो हमारे सामने हैं इस यूनिट में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा भू संसाधन, मतलब जो भूमि से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कृषि एग्रीकल्चर से। तो ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट रिसोर्सेज एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम अपने भू उपयोग को देख लेते हैं कि हम अपनी भूमि का उपयोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस पर पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति और नदियां अवस्थित हैं। देखिए, यदि मैं भूमि की बात करती हूँ तो भूमि आपको पता है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, वट एवर, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग है रहता है वह भूमि के ऊपर ही रहता है। ठीक है, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह भूमि पर ही उपलब्ध हैं। इसी प्रकार वन्य तथा मानव जीवन आधारित हैं। भूमि पर रहते हुए हम अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं विकसित करते हैं और हम भूमि का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं। देखिए, बहुत सारे यूज़ हैं भूमि के, तो बहुत सारे यूज़ जो हैं उसके हैं इसके। और भूमि पर ही खनन क्रिया की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता है खनन प्रक्रिया, माइनिंग वगैरह जो है। ठीक है, एग्रीकल्चर की यदि मैं बात करूं तो वो जो फसलें वगैरह होती हैं वो भी भूमि पर ही उगाई जाती हैं, वे पशु चराए जाते हैं। इस पर दफ्तर, इमारतें, स्कूल, सड़कें, खेल के मैदान, बाजार, कारखाने व अस्पताल इत्यादि बनाए जाते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। देखिए, आपको एक बात बता दें कि यह भी यहाँ से आपको क्या क्लियर किया है, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर की है कि भूमि, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भूमि का क्या उपयोग है। ठीक है, वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी क्या होती है? भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड और ग्राफी का मतलब उसका अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जियोग्राफी, भूगोल पढ़ रहे हैं अपनी, तो भूगोल में आपको पता होना चाहिए कि भू का अर्थ क्या है। भू का अर्थ भूमि होता है और भूमि का उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए, भू उपयोग का अर्थ क्या है? पृथ्वी की किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण क्या कहलाता है? भू उपयोग कहलाता है। देखिए, आपको पता है पृथ्वी जो है वह एक सीमित संसाधन है, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो उसका जो उपयोग है वह एक अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, और पृथ्वी के किसी भूभाग पर उसकी वर्तमान जो उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला जो वर्गीकरण है उसी को क्या कहते हैं? हम भूमि उपयोग कहते हैं। किसी देश का भूमि उपयोग वहाँ के भौतिक परिवेश के तत्वों जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, मृदा तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। किसी देश की आर्थिक दशा का अनुमान उसके भूमि उपयोग से भलीभांति लगाया जा सकता है। देखिए, वह किसी भी कंट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था का जब हमें पता लगाना है तो हम उसके भूमि उपयोग से उसकी अर्थव्यवस्था का पता हम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है लैंड यूजर्स कैटेगरी, भू उपयोग स्वर्ग। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे। भारत में भू उपयोग संबंधित अभिलेख भू राजस्व विभाग करता है। देखिए, भूमि उपयोग से संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं वह किसके द्वारा किए जाते हैं? जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, भू उपयोग संवर्गों का कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है। प्रतिवेदन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र से यह भिन्न है। भू राजस्व द्वारा अपनाए गए भू उपयोग संवर्ग निम्नलिखित हैं। जिस वर्गों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है, जिस टाइप से उन्हें वर्गीकृत किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वनों के अधीन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो वनों के अधीन है, वनों के अंडर में आता है, एरिया अंडर द फॉरेस्ट। यह जानना जरूरी है कि वर्गीकृत वन जो क्षेत्र होता है, एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट एंड वनों के अंतर्गत
अक्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, वनों के अंतर्गत जो वास्तविक अक्षेत्र हैं, ठीक है, और वर्गीकृत वन अक्षेत्र है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। सरकार ने वर्गीकृत वन क्षेत्र की पहचान और सीमांकन इस आधार पर किया है कि वहाँ वन विकसित हो सके। देखिए, सरकार ने किस आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया है कि वहाँ वन विकसित हो सके, इस आधार पर। अतः वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना इस संवर्ग के क्षेत्रफल वृद्धि दर्ज हो सकती है। भू राजस्व रिकॉर्ड भी इसी परिभाषा से मेल खाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखेंगे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो देखेंगे हम, फर्स्ट क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, भूमि को इस चीज़ के लिए रखा गया जिसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी। यह वह भूमि है जिसका उपयोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों में किया जा रहा है। देखिए, यह भूमि कौन सी होती है, जिसका उपयोग जो है वह कृषि के अलावा अन्य कार्यों में किया जा रहा है, जैसे कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, सड़कों, रेल मार्गों, नहरों तथा अन्य अवसंरचनात्मक विकास के लिए। भारत में जहां नगरीकरण व औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ रही है, वहां इस संवर्ग के भू उपयोग में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, जब हम कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बस्तियों का निर्माण हो रहा है। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं, नगरीकरण होता जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स को जब हम देखें तो उद्योगों की भी स्थापना हो रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि का जो उपयोग है वह गैर कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, जिस पे कृषि की नहीं जाती, तो वो होती है बेटा बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है, जिसकी मृदा की जो क्षमता है वह बिल्कुल ही अनुपजाऊ होती है, उसमें मृदा की जो फर्टिलिटी है वह कम हो जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे कोई फसल पैदा नहीं की जा सकती, या हम इसे बंजर भूमि को बोल सकते हैं, जो अयोग्य है कृषि के लिए, ठीक है, जिस पे कृषि जो है वह करना ही संभव नहीं है। तो देखिए, बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल खंड इत्यादि को इस संवर्ग में शामिल किया गया है। यद्यपि सामान्य प्रौद्योगिकी की मदद से इस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके आधार पर इस भूमि को हम कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में हुई वृद्धि के फलस्वरूप यह भूमि भारत में कम हो रही है, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में अब ये कम हो गई है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से अब कुछ परसेंट इस भूमि का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, पहले हमने उस भूमि के बारे में पढ़ा जो वनों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सेकंड, हमने जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं है, कृषि में सम्मिलित नहीं है। कृषि में सम्मिलित दो तरीके से नहीं होती हैं, एक हम उसका कोई अन्य उपयोग करते हैं, जैसे कि हम वहाँ मकान बना लेते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी भूमि जो है वह कृषि के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। दूसरा, जो कृषि के योग्य है ही नहीं, दैट मीन्स वो बंजर है, उसकी जो मिट्टी है वह अनुपजाऊ है, उसमें फसल की पैदावार नहीं हो सकती है, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर थर्ड बात करने जा रहे हैं, थर्ड हमारे यहाँ पर क्या है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। मतलब प्रति भूमि के अतिरिक्त जो हम खाली भूमि छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रति मतलब एक जगह पर हमने खेती की, 2-3 साल तक हमने जैसे पेड़ों की सफाई करके उस मिट्टी को मतलब अच्छे से उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करके और उस पर हमने कृषि की, 2-3 साल बाद हमने उसे वहाँ से छोड़ दिया और उसे कुछ समय के लिए मतलब उसको खाली छोड़ दिया, उसे ही हम प्रति भूमि कहते हैं। तो प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इस भूमि पर ना तो खेती की जा सकती है, ना ही इसमें प्रति भूमि को शामिल किया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार हैं। देखिए बेटा, 3 प्रकार कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पेस्चर्स है, परमानेंट पेस्चर्स की बात करेंगे। ये घास के मैदान हैं जिनमें अधिक पर ग्राम पंचायतों तथा सरकार का स्वामित्व होता है। देखिए, जब हम इनकी बात करें, पेस्चर्स बेटा आप समझते हैं, जहाँ पर ये जो चरागाहें हैं, ठीक है,
ये अपने पशुओं के लिए उनका यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है वह घास के मैदान हैं जिनमें अधिकतर पर ग्राम पंचायतों तथा सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में आता है। पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। देखिए, जो पंचायत के जब जिसकी ओनरशिप, ठीक है, पंचायत के अंडर में होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर स्थायी चरागाहों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि आती है। और कितनी भूमि आती है? 23% आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया था। प्रति भूमि के अतिरिक्त जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि होती है, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों व उपवनों के अधीन जो भूमि आती है। देखिए, वह भूमि है जिस पर उद्योग व फलदार वृक्षों के बाग पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है और देश की बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इन उद्यानों बागों को साफ करके उनमें खेती के अंतर्गत लाया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि जो है, यह वह भूमि है जो बंजर होने के कारण पिछले 5 वर्षों से किसी भी काम नहीं आ रही है। पिछले लास्ट 5 ईयर से वो क्या है? खाली पड़ी है, इसका कोई भी यूज़ नहीं किया जा रहा है। उत्तम बीज, रासायनिक खाद की वजह से, सिंचाई व्यवस्था और वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से इस भूमि का उद्धार किया जा सकता है। देखिए, यदि इसमें सूटेबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, तकनीकी का प्रयोग किया जाए, तो इस प्रति भूमि को हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब यूटिलाइजेशन करके इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के बीज का प्रयोग करके, रासायनिक खाद का प्रयोग करके, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके हम आराम से मतलब इस भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रति भूमि की। प्रति भूमि यह वह भूमि है जिस पर कुछ समय के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें नमी, उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। ठीक है, इसे खाली किस लिए छोड़ा जाता है? ताकि इसमें नमी बरकरार रहे और इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वह भी बढ़ सके। प्रति भूमि जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। देखिए, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? फैलो लैंड बोलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, यह वह भूमि है जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण हुई उर्वरता और पौष्टिकता जो है वह प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। सेकेंड इसमें क्या कहता है? ये वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि। देखिए, यह वह कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती हैं। इसके पीछे कृषकों की निर्धनता हो सकती है, भूमि के उपजाऊपन में कमी हो सकती है, जल का अभाव हो सकता है, जमीनी झगड़े हो सकते हैं, नदी के मार्ग में परिवर्तन या जलवायु के परिवर्तन जैसे कारकों का इसमें योगदान रहता है। और ध्यान रहे कि यदि कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य बंजर भूमि वर्ग में शामिल किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जैसे आपने जनरली आप किसी गाँव में आपने विजिट किया है तो आपने वहाँ पर देखा होगा जब हम एक फसल उगाते हैं, ठीक है, और हमें ये लगता है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, तो हम उसे जैसे मान लीजिए एक साल के अंदर, ठीक है, आप रबी और खरीफ 2 फसलें आती हैं। वैसे जायद की फसल भी होती है जो कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है। तो जब रबी और खरीफ की फसल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब 2 फसलें उगाई जाती हैं और जैसे मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और उसमें ये 3 फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद, और मैंने एक मौसम में उसे खाली छोड़ दिया है। खाली छोड़ना मतलब मान लीजिए मैंने रबी की फसल में उसे खाली छोड़ दिया है, उसमें मैंने कोई फसल नहीं उगाई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। ठीक है, हम इसकी रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसकी उर्वरता है, जो उसकी फर्टिलिटी है वह कम हो गई है, इसकी वजह से हमने उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है और यह प्राकृतिक रूप से वापस आ जाए इसलिए हम इसे खाली छोड़ते हैं और इसलिए इसे प्रतिभूमि कहा जाता है, जो वर्तमान प्रतिभूमि है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन बेटा जो हमेशा होगी वह 1 ईयर से कम होगी, 1 साल से हमेशा ही इसकी ड्यूरेशन कम होगी। सेकेंड टाइम जब हम देखेंगे तो देखिए
एक ऐसी भूमि, ठीक है, सेकंड टाइप जब हम इसकी पढ़ रहे हैं तो एक ऐसी भूमि जिसे 1 से लेके 5 साल तक खुला खाली छोड़ दिया गया है, उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उसके भी रीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोई कृषक है, उसकी वो निर्धनता में है, ठीक है, गरीबी का जीवन यापन कर रहा है, वह अयोग्य है उस भूमि पर खेती करने के लिए। नदी के मार्ग में कोई परिवर्तन हुआ है, ज़मीनी झगड़े हो सकते हैं, जलवायु में कोई परिवर्तन जैसे कि सूखा या बाढ़, ठीक है, कोई भी ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से 1 साल से लेकर और 5 साल तक की भूमि तक उसको खाली छोड़ दिया गया है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या प्रातन प्रतिभूमि बोला जाता है इसे। और यदि 5 साल से ज़्यादा तक उसे खाली छोड़ा जाता है, 5 ईयर से यदि उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। अब उसके बाद बेटा देखिए, ये आपसे ना काफ़ी टाइम 1 या 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि नेट शॉन एरिया क्या होता है, शुद्ध नेवल अक्षेत्र क्या है। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम देखेंगे, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया गया अक्षेत्र कहलाता है। देखिए, ऐसी भूमि, ठीक है, जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं हम उसे क्या कहते हैं, निवल बोया गया अक्षेत्र कहते हैं। यदि एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। देखिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह क्या कहलाता है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक ऐसी भूमि जिस पर फसलें बोई गई हैं और काटी गई हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, नेट शोन एरिया। ठीक है, जहाँ पे हमने फसलों को उगाया है। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है ये चीज़। यदि एक वर्ष में एक बार अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, ठीक है, निवल बोया गया क्षेत्र और एक बार से अधिक यदि उसमें कोई कृषि की गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, सकल कृषि क्षेत्र वह कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको इतना आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन को। देखिए, भू उपयोग में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था में होने वाले 3 परिवर्तनों को समझना होगा। ठीक है, 3 परिवर्तन कौन से हैं बेटे, एक तो अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। और थर्ड यहाँ से क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर जो है आज के टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के आकार को उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में आंका जाता है। अर्थव्यवस्था के आकार को कैसे मापा जाता है, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनके मूल्य के संदर्भ में आंका जाता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, ठीक है, जो इनकम का जो लेवल है, ठीक है, उसकी वजह से एंड उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसी कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था का आकार जो है वह बढ़ता है। परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो भूमि यूज़ नहीं की जा रही है उसको भी उपयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड फैक्टर के बारे में देखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या कहता है, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, समय के साथ प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही है। देखिए, आपको पता है, जो यदि मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करती हूँ, भारत की जनसंख्या की, तो वह ज़्यादातर किस में इन्वॉल्व है, वह ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो लोग टर्सरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो है वह ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, और ऐसा परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक आम बात है। इस प्रक्रिया में कृषि योग्य भूमि गैर कृषि प्रयोजनों में लगने लग गई है। देखिए, जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती थी, ठीक है, जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती थी वह जो क्षेत्र है, अब वो उस क्षेत्र का प्रयोग जो है वह
अन्य यूज़ में लिया जा रहा है, जैसे कि उद्योगों की स्थापना, मकान बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो भूमि जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता था वह अक्षेत्र अब सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बड़े शहर चारों ओर फैली कृषि भूमि को रिहायशी सेक्टर SEZ के विकास तथा अन्य इमारतों के लिए अधिग्रहण इनका कर लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको? तो आज हम यहाँ पर ये इतना करेंगे। हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स के बारे में किया है, एक साइज़ ऑफ द इकोनॉमी और दूसरा हमने यहाँ पर किया है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। 2 फैक्टर्स हमने किए हैं, दोनों के दोनों आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। और ये एक प्रतिभूमि का जो कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। वर्तमान प्रतिभूमि और जो पुरातन प्रतिभूमि है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है और सकल कृषित क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है। क्लियर है इतना?